बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज हमारा मैथ का लेक्चर है 1.4 एक्सरसाइज है, जिसके हमने पहले जो है 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मसलस ट्राइएंगल जिसकी 3 साइड्स होती है, कोई भी 3 साइड्स वाली ट्राइएंगल मसलस, 3 साइड वाली या 3 जिलों वाली, 3 जावियों वाली। एक ट्रायंगल है, दूसरा एंगल है और तीसरा एंगल ये है। या इसकी साइड्स अगर देखें तो ये 1 वाली है, ये सेकंड वाली साइड है और ये थर्ड वाली साइड है। तो यानी कि इसके 3 इजला होते हैं, इनको इजला बोलते हैं। साइड यानी इजला है ये वाले, और ये वाले इसके जाविये। तो वो कह रहा है एक मुसल्लस में 2 जाविये जो हैं, यानी उसने 2 जावियों की मकदार दे दी। एक इस जाविये की मकदार फर्ज कर लिया और दूसरी इस जाविये की। 2 जावियों की मकदार है। एक मुसल्लस में 2 जाविये, पहला क्या है 54 और दूसरा है 72 है। तीसरे जाविये की दिए गए 2 जावियों की मकदारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत। ये जो लफ्ज़ के आया है उससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपने निस्बत लेनी है। एक तो तीसरे जाविये की, 2 जाविये उसने बता दिए, एक है 72 और दूसरा है 54। अब ये कह रहा है 2 जावियों की मकदारों के मजमुआ कहते हैं प्लस को, मतलब है इन दोनों को जमा कर लें। ये दोनों को जमा करना है, प्लस मजमुआ 2 जावियों की मकदारों का मजमुआ, यानी 2 जावियों को जमा कर लें, ये लेनी है। और साथ में तीसरे जाविये की, तीसरा जाविया यहाँ नहीं बताया हुआ सवाल में, पहले हम वो मालूम करेंगे फिर आगे सवाल होगा। उसने कर लिया कि ये इसको पहला जाविया कह दिया, पहला 54, दूसरे वाले को 72 दूसरा जाविया है। दोनों को जमा करना है, क्योंकि उसने कहा है दोनों की मकदारों का मजमुआ। तो दोनों को जमा करना क्या करना है, 54 पहला और 72 दोनों को प्लस किया तो वो आ गया 126। तो तीसरा जाविये की मकदार कैसे मालूम होगी, ये हमें मालूम है, ये याद होना चाहिए कि मुसल्लस के तीनों जावियों को जमा कर लेना तो वो 180 होता है, 180 तीनों जाविये। तो मतलब क्या है, 180 में कितने जाविये हैं, 3। उसमें से 126 में कितने हैं, 2। 126 यानी इन दोनों को प्लस किया तो तीनों में से अगर 2 निकाल दिए जाएं तो वो तीसरा जाविया बनता है। तो 180 से अगर 126 निकाल लें, 180 से 126 माइनस करें तो 54, ये हो गया मेरा तीसरा जाविया। अब निस्बत किस में लेनी है, उसने बताया था तीसरा जाविया, यानी कि ये वाला थर्ड वाला जो एंगल है इसमें लेनी है, और ये वाला जो 2 जावियों को जमा करके आए ये इसमें निस्बत लेनी है, बस। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, तीसरे जाविये की मकदार, इसके नीचे जारी सी बात है 54 आएगी, ये लिख दिया हमने 54। और दूसरा जो है 2 जावियों की मकदारों का मजमुआ मतलब प्लस, तो प्लस करके क्या आया मेरे पास 126, तो वो उसके नीचे मैंने लिख दिया। अब अगर ये दोनों किसी टेबल से डिवाइड होते हैं तो कर दें। पहले जो है 2 पे डिवाइड किया, इसको अगर करें तो क्या होता है, 2 से डिवाइड करने से 2 2 जार 4, 5 से 4 निकाल ले तो 1 इधर है 14, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12, ये 6 आ गया और ये 6 बचा तो 2 3 जार 6। अब ये दोनों जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, उसने 9 से कर दिया, आप 3 से भी कर सकते हैं। 3 9 जार 27 एंड 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3। फिर 3 से होते हैं तो 3 3 जार 9, ये 3 लिख दिया, एंड 3 7 जार 21, ये 7 आ गया। 3 और 7 मजीद किसी से भी डिवाइड नहीं होते। सो बेटा ये आपका आंसर है 3:7, ये आपका आंसर है। जो उसने आपसे पूछा था वो आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अली के वालिद की माहाना तनख्वाह, माहाना का क्या मतलब है, 1 महीने की। अली के वालिद की 1 महीने की तनख्वाह कितनी है, वो है 40,000। 1 महीने की तनख्वाह कितनी है, 40,000। जबकि उसके वालिद का महाना खर्च, महाना यानी 1 महीने का खर्च कितना है, वो है 35,000। निस्बत मालूम करनी नीचे दी है। पहले वाली निस्बत किस में मालूम करनी है, आमदनी और अखराजात। आमदनी कितनी है, जो तनख्वाह है उसी को आमदनी बोल रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ यही करता है काम। तो ये उसकी आमदनी है 40,000, मतलब
इतने वो कमा रहा है। और अखराजात खर्च को कहते हैं, वो कितने हो रहे हैं, वो है 35,000। कमा रहा है 40,000, 40,000 उसकी आमदनी है और खर्च कर रहा है 35,000। तो पहली है आमदनी और अखराजात में निस्बत, यानी 40,000 में और 35,000 में, ये तो ठीक हो गया। दूसरी है अखराजात और बचत में। बचत यहाँ कहीं भी नहीं दी हुई, तो आपको जारी सी बात है ट्रेडर वो 40,000 उसकी आमदनी हो रही है, 35 उसमें से खर्च हो जाता है, तो जो खर्च हो गया वो तो निकल गया ना, उसने वो तो लोगों को दे दिया। तो 40 में से 35 निकाल देंगे तो वो हमारे पास बचत आ जाएगी। फिर हम अखराजात और बचत में, आमदनी और बचत में, तो पहले हम इसकी बचत मालूम करेंगे, फिर जो है ना आगे दूसरा। उसने सिंपल लिख लिया, पहले तनख्वाह कितनी है, आमदनी कितनी है। ये तनख्वाह की जगह पे आप आमदनी भी लिख सकते थे। आमदनी उसकी कितनी है, आमदनी है 40,000। तनख्वाह की जगह पर आमदनी आ सकती थी, तनख्वाह की जगह पर आमदनी भी लिखी जा सकती थी। आमदनी कितनी है उसकी, वो है हमारे पास 40,000। खर्च या अखराजात कितने हैं, 35,000। और बचत कितनी आ रही है, 40 में से 35 निकाल दें तो 5,000, ये बचत है। तो अब जो जो वो निस्बत रहे वो मालूम करनी है। पहले उसने आमदनी और अखराजात, हमने एक तरफ आमदनी लिख ली, दूसरी तरफ अखराजात, और दरमियान में ये जो दो डॉट है आपको पता है ये निस्बत का, निस्बत यानी तल्लक की अलामत है। अब आमदनी के नीचे जितनी आमदनी थी 40,000 वही लिखनी है, और अखराजात के नीचे जितने वो अखराजात थे वही लिखने हैं। इसको आप ऐसे ही 3-0-3-0 से कर दें, या ये वाली रेशो वो रहता है बराबर, हम इसे ओवर में भी लिख सकते हैं, ऊपर 40,000 और नीचे 35। ये 3-0 जो है वो 3-0 से कैंसिल हो गए। अब ये 35 और 40 ये किससे डिवाइड होता है, इसके एंड पे क्या है 0 और इसके एंड पे है 5। आपको पता है जिसके एंड पे 0 हो या 5 हो वो लाजमी तौर पर 5 से डिवाइड होते हैं। तो इनको किससे डिवाइड करूँ मैं, 5 से। 5 का टेबल 35 से बनाओ, 5 7s are 35 एंड 5 8s are 40। तो ऊपर हमारा क्या आ गया 8 और नीचे 7, 8/7। ये आपका पहला आंसर आ गया। इसको इस तरह से हाईलाइट कर दें क्योंकि इसके ये है, इसको या रेशो में लिख लें, ये भी ठीक है। तो उसने रेशो कहा है, रेशो में लिखें ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट वन जो दूसरी रेशो उसने पिछली स्लाइड पे आपने देखी थी, आपके पास दूसरी रेशो किसमें, अखराजात और बचत में, ये किताब में उसने दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे, अखराजात पहले और बचत ये। अखराजात कितने हैं 35,000, बचत हमने देखा था 5,000। इसको रेशो को वो कहता है कि इक्वल डाल के आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। रेशो की जगह पर ओवर, यानी कि 35,000 ऊपर लिख लें, इसकी जगह पर डिवाइड का साइन डाल के या ओवर डाल के ये वाला लिख लें। अब ये भी 3-0 जो है वो 3-0 से कैंसिल, इसके एंड पे 5 है और ये 5 से कैंसिल, 5 1s are 5, 5 7s are 35। तो 7/1 आ गया, तो इसे लिख सकते 7:1। ये आपका सेकंड वाला आंसर है। थर्ड वो कह रहा था बचत और आमदनी में। आमदनी आपको पता है 40,000 थी और बचत 5 है। इसको रेशो इक्वल डाल के वो उसी तरह से वही 3-0 से कैंसिल, 5 1s are 5 और 5 8s are 40। ऊपर 8 नीचे 1, 8/1, इसे 8:1 भी लिख सकते हैं। यह आपका थर्ड आंसर है। तीनों आंसर को आपने इस तरह से हाईलाइट करना है ताकि अंदाज़ा हो सके हमारे आंसर कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। ये भी उसी तरह से हम पहले ऐसा कर चुके हैं। मरबा ए के ज़िला की लंबाई जो है वो है 6 सेंटीमीटर और मरबा बी के ज़िला की लंबाई कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर। निस्बतें मालूम करनी है मरबा ए के ज़िला की लंबाई और मरबा बी। ऊपर आप सिंपल लिखेंगे मरबा ए का ज़िला और बी का नीचे लिख के वो। दूसरा मरबा ए का रकबा और बी का रकबा। मरबा ए का ज़िला 6 सेंटीमीटर, तो ये रकबा कैसे आपको पता है, जितनी उसकी एक साइड होती है उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रकबा आ जाता है। सिंपल फार्मूला है। मरबा का रकबा क्या है, मरबा की क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जो एक दी है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका रकबा आता है। 6 6 36 और
बी वाले की जो है मरबा के ज़िला की लंबाई वो 8 सेंटीमीटर थी और इसका रकबा क्या 8 को मल्टीप्लाई 8 से कर दें तो 64। निस्बत किसमें हमने लेनी है, पहले कहता है ए का ज़िला जो है वो और बी का ज़िला ये दोनों में, तो मतलब क्या है पहले जो है 6 और 8 में रेशो लेंगे, तो यही लिखा है मरबा ए का ज़िला और मरबा बी का ज़िला। ए का ज़िला कितना था देखिए अगर आप, तो वो 6 है, उसके नीचे 6 और बी के नीचे 8 लिख लिया। तो ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं 2 से, 2 3 आर 6 एंड 2 4 आर 8, ये हमारा आंसर हो गया। अब वो कहते हैं इनके रकबों में मरबा ए का रकबा और मरबा बी का रकबा, जहाँ ये लिखा है उसी के नीचे लिखते आप ज़्यादा बेटर होता, वो इधर आ गया तो इसका मतलब ये भी इधर होना चाहिए था इस तरह से। अब क्या है मरबा ए का रकबा कितना है 36, जैसे हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, और बी का क्या है 8 को 8 से किया था तो 64, तो मरबा ए का है 36 और बी का है 64। तो ये दोनों जो है पहले 2 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से, क्योंकि इसके एंड पे 6 है और इसके एंड पे 4 है, तो 2 से 2 1 आर 2, 3 से 2 निकाले 1, इधर है कैरी 16, 2 8 आर 16, 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4, फिर मजीद 2 से 2 9 आर 18, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 3 से 2 निकाले 1, इधर है 2 6 आर 12, 9 और 16 आ गए, ये मजीद किसी से डिवाइड नहीं होता, ये इसका दूसरा आंसर है। निस्बत मालूम कर ली हमने इसके रकबा में, और ये वाली निस्बत किसमें मालूम की थी, इसके ज़िला की लंबाई दोनों की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक खानदान के पास जो है 12 परिंदे हैं, कुल परिंदे कितने हैं उसके पास 12, जिनमें से 6 तोते हैं, 2 चिड़ियाँ हैं और बाकी कबूतर हों। तो कबूतरों और चिड़ियों मतलब क्या है कि 12 परिंदे टोटल है, उसमें से 6 तो तोते निकल गए, बाकी कितने रह गए 6 में से 2 चिड़ियाँ भी गई, तो बाकी कितने रह गए, जारी सी बात है जो बच गए वो सारे कबूतर है, तो वो कितने होंगे, तो हम 12 में से ये 6 और 2 निकाल देंगे तो वो हमारे पास कबूतर की तादाद आ जाएगी। कबूतरों और परिंदों की मकदारों में निस्बत लेनी, और दूसरा कुल परिंदे हैं 12, तोतों की तादाद 6 है, चिड़ियों की तादाद 2 है, बटिया जो बाकी बच जाते हैं वो कबूतर हैं, तो कुल कितने 12 में से ये दोनों माइनस कर दिए, 12 - 6 - 2, तो वो आ जाएगा 4। पहली निस्बत वो कह रहा है कबूतरों की तादाद में और चिड़ियों की तादाद में, तो कबूतरों के नीचे कबूतर कितने आए थे 4, वो 4 लिखना था, ये उसने पहले 4 ही लिखा क्योंकि इधर कबूतर है इधर 4, और बाद में चिड़िया है तो वो कितनी है 2, यहाँ चिड़ियों की तादाद कितनी थी 2, तो उसके नीचे 2 लिख दिया, 4 और 2 दोनों आ गए। 4 और 2 को हम लिख सकते हैं 4/2, 2 1 आर 2 एंड 2 2 आर 4, ऊपर 2 नीचे 1, 2/1 आंसर, इसे 2:1 भी लिख सकते हैं। दूसरी निस्बत यहाँ देखिए वो कह रहा है किसमें कबूतर और परिंदे, तो पहले क्या कबूतर आए थे उसकी कबूतरों की तादाद निस्बत, ये निस्बत का साइन डालना है लाजमी, और कुल परिंदों की तादाद, क्योंकि परिंदे सारे उसने कहा है, उसने ये नहीं कहा तोते या चिड़िया। तो अब क्या करूँ मैं, कबूतर की तादाद कितनी थी 4 और कुल परिंदे थे 12, 4 निस्बत 12, इसे हम लिख सकते हैं 4/12, 4/12, 4 1 आर 4 और 4 3 आर 12। आप 2 से भी कर सकते थे, फिर दोबारा 2 से, तो ऊपर 1 बचा वो नीचे 3, तो इसे लिख सकते हैं 1:3, ये इसका आंसर था। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।